औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई साहब कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा बिफोर मैं आपसे शुरू करूं, मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी जो शख्सियत है और आपकी जो वो है, वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा मीनिंग रखती है। और मेरे बहुत शरीफ दिल से आप बहुत करीब है। और बहुत ही अदब और एहतराम का रिश्ता ना सिर्फ मेरा है, बल्कि बहुत हजारों स्टूडेंट्स का आपके साथ एक अदब और एहतराम का रिश्ता होगा, जिनको ना सिर्फ आपने पढ़ाया, बट ऑल्सो आपने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक बहुत रोल प्ले किया पॉजिटिवली। तो वो जो कहते हैं ना, सदका जारिया, आपकी तो पूरी जिंदगी ही सदका जारिया है हम लोगों के लिए कि हमने आपसे जो सीखा और अभी तक सीख रहे हैं, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सर मेरा बहुत अरसे से था कि मैं आपके पीछे भी पड़ी हुई थी काफी ज्यादा, आपको काफी बॉदर किया हुआ था कि मुझे आपकी लाइफ जर्नी रिकॉर्ड करनी है। और आइडिया ये है कि आपकी जिंदगी की स्टोरीज से हम सीखें और ये समझें कि लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जाती है, हर्डल्स को कैसे अचीव किया जाता है, उनको किस तरह से उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढी जाती है, अल्लाह ताला के ट्रायल्स को किस तरह से एक्सेप्ट करके उसमें से शुक्रगुजारी की जाती है। और उसके अलावा आपकी पूरी जर्नी। लेकिन मैं और उसके अलावा अब आपका जो फ्यूचर विजन्स हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और थोड़ा सा करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहूंगी मैं आपसे। लेकिन टू स्टार्ट विद, मेरा जो है आपसे पहला जो होगा वो आपकी चाइल्डहुड के बारे में। मैं आपके थोड़ा अब अगर ब्रीफली बताना चाहें कि आप कहाँ पैदा हुए और आप मीमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें से कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आपकी स्कूलिंग वगैरह के बारे में आप मुझे बताइए। जी थैंक यू सना। ये जो हाँ, है सनिया। सनिया। तो अच्छा, यस यू आर राइट कि आई बिलोंग्स टू मेमन फैमिली, और हमारी कास्ट जो है वो बहुत छोटी है। गोंडल हम कहलाते हैं, और इंडिया की कास्ट है हमारी। और उसको अगर हम और उसको नैरो करें तो वी आर तबानी। तो ये गोंडल हमारी कह रहे हैं आप, कह रहे गोंडल, गोंडल। GONDAL, गोंडल। तो ये इंडिया का एक शहर है। तो हम्म। हमारे जो फोर फादर्स हैं दे वर फ्रॉम गोंडल। फिर वहां से जो है फिर हमारी एक और सब कास्ट है, दैट इज तबानी। तो इसीलिए नाम जो है मेरा शरीफ तबानी, और इसी तबानी के ही रेफरेंस से जो है वो तबानी हम्म। स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी जो है वो डेवलप हुआ। हम्म। अच्छा, सिलसिला कुछ ये है कि सनिया हमारे यहाँ पे जो है, अ, जब हमें अपने रिहाइश थी हमारी, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली थी। और उस जॉइंट फैमिली के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है हम्म। किसी को कोई बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं था। हम्म। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था वो ये था कि उनके बीच में रहते हुए वो कैसे पढ़ना और कैसे आगे बढ़ना। तो दैट वाज अ चैलेंजिंग थिंग। स्कूलिंग मेरी हुई वहाँ पे, घर के करीब एक स्कूल नया बना था, अमीना स्कूल। तो वहाँ पे थी स्कूलिंग। एट दैट टाइम मैं ना बुरे में था ना बहुत अच्छे में था स्टूडेंट्स में से, लेकिन बुरा स्टूडेंट नहीं था एटलीस्ट। हम्म। और हमेशा से अल्लाह ने जो है वो चीज़ डेवलप की हुई है कि आई ऑलवेज थिंक। बचपन से ही जो है कोई ना कोई चीज़, क्रिएटिविटी थिंक, सोचने का, और वही चीज़ इज द की टू सक्सेस फॉर एवरीवन। हम्म। हम्म। तो सोचना बहुत जरूरी है। जब तक आप सोचेंगे नहीं उस वक्त तक जो है मेरे ख्याल से आपकी जर्नी जो है वो आगे नहीं बढ़ती। फिर इसके बाद 7वीं क्लास के बाद 8वीं क्लास में जब मैं गया तो स्कूल चेंज हो गया, और वो मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। देन आई ज्वाइन लिटिल फॉक्स स्कूल। वहाँ पे थोड़ा सा मेरी ग्रूमिंग और अच्छी हो गई। और जो टीचर मुझे मिले वो इतने अच्छे थे कि उनकी मेंटरिंग और उनकी चीज़ें जो है वो आज तक काम आती है। और वो हमारा, मेरे पास एक वाहिद ऐसा ग्रुप है जो मेरे लिटिल फॉक्स स्कूल का, जो आज भी रात को उस ग्रुप के सारी व्हाट्सएप के मैसेजेस जो है वो देख के फिर सोता हूँ। तो हमारी बॉन्डिंग अभी तक जो है वो उस ग्रुप की माशाल्लाह। अभी तक है। एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल सेटल्ड एंड वेरी डिसेंट पीपल। कुछ कराची पाकिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान से बाहर है। फिर इसके बाद इत्तेफाक से फिर नेशनल कॉलेज में मैं गया। और फर्स्ट ईयर के साथ साथ मेरी माय फादर हेल्प मी टू गेट सम ट्रेनिंग। तो वो उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ पे मुझे एज ए ट्रेनिंग के लिए जो है वो भेज दिया वहाँ पे। तो मैं किस चीज पढ़ की भी रहा था ट्रेनिंग? और साथ साथ ट्रेनिंग मीन्स ऑफिस पे जाएं और थोड़ा सा ऑफिस का काम देखें। तो सही है। उससे थोड़ा सा माइंड मेरा ओपन हुआ। और दुनिया जो है वो शुरू से ही देखना शुरू कर दी मैंने। हम्म। और एक और टर्निंग पॉइंट जो मेरी जिंदगी में आया, और वो ये आया कि व्हेन आई रिसीव माय मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मेरे अकाउंट्स में जो है 100 में से 100 आए थे। तो उस इंस्पिरेशन से जो है वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वो इतना बढ़ा कि मैं अल्टीमेटली उस इंस्पिरेशन को लेके मैं अल्टीमेट सीए क्वालिफाई हुआ। मतलब वो मेरे लिए इतना जबरदस्त मोटिवेशन था कि आई कैरीड दैट मोटिवेशन। हम्म। और उसी की वजह से जो है, और बहुत सारी और चीजें थी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे अपने घर के अंदर जो है किसी ने पूरा बीकॉम भी नहीं किया था, एंड वी वर 11 कजन्स। अब वो हम्म। 11 कजन बिल्कुल भाइयों की तरह एक ही छत के नीचे रहना, तो उसमें से पढ़ना,
बड़ा मुश्किल था। फिर बाहर जाए, महल्ले में जाए, तो वहाँ पे भी किसी को वो बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। तो इसी तरीके से वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं थे, तो उनको फिर मैंने अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सिखाई। तो उसकी वजह से मेरी ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये मेरा स्कूल का और कॉलेज का जो है वो सफर इस तरीके से रहा। आपका सीए का जो था, आपने फर्स्ट गो में सब पेपर्स क्लियर किए कि आपको वो हुए, आपके रुके पेपर्स? नहीं, देखें, एक चीज़ जो बहुत ही बच्चों के लिए या जो भी लोग हैं, देखें, अच्छा पढ़ना जरूरी है, अच्छे रिजल्ट्स का होना, वो अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्टूडेंट्स को जो है वो नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो मैं, व्हेन आई वाज इन बीकॉम, तो अप टू बीकॉम आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अ गुड एग्जामिनी। तो मैं जब एग्जाम देता था तो बहुत ही आई थिंक कैजुअल होकर देता नर्वस। था। तो जिसकी वजह से मेरे बीकॉम के अंदर दो सप्लीमेंट्री आ गए और मैं फेल हो गया। हम्म। तो अब वो दो सप्लीमेंट्री के बाद जो है फिर मैंने सप्लीमेंट्री भी पास की और फिर उसके बाद सीए के एग्जाम में आया। तो हम्म। सीए का जो एग्जाम था, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मैं, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट तो था लेकिन अच्छा एग्जामिनी नहीं था, तो वहां मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जामिनी भी बना। तो सीए इंटरमीडिएट उस वक्त जो है, वो आजकल तकरीबन 13 पेपर होते हैं, वहाँ पे 6 पेपर होते थे और 6 के 6 पेपर एक साथ पास करने होते थे। हम्म। और फॉर्म को भी ज्वाइन करना होता था और फॉर्म के साथ साथ जो है वो ये 6 पेपर पास करने होते थे। उसमें से अगर एक पेपर भी रह जाए तो आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ते थे। हम्म। तो दैट वाज द सीए कैरिकुलम। तो अलहमदिल्ला मैंने 6 पेपर शुरू में दिए और अल्लाह की तरफ से 6 के 6 पहले अटेम्प्ट में पास हो गए। तो अब मैं सिर्फ जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो आप जिनको शो करेंगी ये, उनके लिए एक पॉइंट ये बनता है कि देखिए, जो हो गया ना वो हो गया, लेकिन आपका बेस अच्छा होना चाहिए। सिर्फ बातों से बात नहीं बनती, आपको काम भी करना पड़ता है। तो आई हम्म। वर्क हार्ड, और उस बेसिस पे जो अलहमदिल्ला 6 के 6 पेपर पास होना इतना आसान काम नहीं था। तो अच्छा, मैं जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में कई सालों से, एटलीस्ट अ डिकेड, वहां से कोई भी स्टूडेंट कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पा रहा था। जब मैं गया, पहले अटेम्प्ट में पहला पेपर पास, मतलब सारे पेपर पास हुए, तो वहाँ पे एक नई जो है वाइब क्रिएट हुई और बड़ा एक इंस्पिरेशन हुआ। उसके बाद जो है लोगों ने पास करना शुरू किया और अलहमदिल्ला वहाँ पे अब अच्छा, तो पासिंग परसेंट। आपके टाइम पे तो जो है जैसे अब जैसे तबानीज है, अलहम्द है, या अकेडमीज अब ये खुल गई हैं, उस जमाने में नहीं था? आपने सेल्फ स्टडी की थी सारी, नहीं, जी या बिल्कुल। आपने फिर हाँ ट्यूशन ली हाँ, थी? एक 1% भी कोई कोचिंग या काउंसलिंग अवेलेबल नहीं थी। जो भी करना होता था हमारे टाइम पे, तो मैं बच्चों को यही कहा करता हूँ कि पहले तो ये है कि आपको फॉर्म में जाना है, फिर फॉर्म के बाद जो है वो आपको पढ़ना है। फिर ना कोई किताबें प्रॉपर होती थी, ना कोई नोट्स प्रॉपर होते थे, ना कोई कोचिंग होती थी। उसके हम्म। साथ साथ पढ़ना, वो रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए रिजल्ट जो है पहले इतने अच्छे नहीं आया करते थे। अब तो रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, और हम्म। कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग, हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल है, और इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी आ गई है। तो इस तरीके से जो है वो सीए की जर्नी जो है अलहमदिल्ला शुरू हुई। और हम्म। दूसरा एक और मुझे जो छोटा सा एडवांटेज हुआ, जो तबानी स्कूल की तरफ लेके आया मुझे, मैंने जो है कभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि दे वर नॉट टू रिच, हम्म। और तो उनके लिए मेरी फंडिंग और फाइनेंसिंग करना एजुकेशन की, शायद अगर मैं मांगता तो कर तो देते वो, लेकिन हम्म। शायद मुझे लगता था कि वो डिफिकल्ट होगा। तो मैंने अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग की बाय गिविंग ट्यूशंस। तो वो ट्यूशंस दे दे के जो है मेरी ग्रोमिंग इतनी ज्यादा हो गई कि फिर कोचिंग और टीचिंग जो है ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा। और बहुत अच्छा पढ़ाया शुरू में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कराए बच्चों के बीकॉम तक के। हम्म। तो वो फिर जर्नी जो है मेरी शुरू इस तरीके से हुई। लेकिन आपने फर्म कंप्लीट करके अपना टाइम फर्म में निकाल के उसके बाद आपने जॉब के बारे में नहीं सोचा? आप पढ़ाने में लग गए? नहीं, मैं एक्चुअली मैंने जो है तकरीबन 87 अक्टूबर का अटेम्प्ट था या सितंबर का अटेम्प्ट था। उस अटेम्प्ट में जो है मैंने एग्जाम दिया था और उस अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया था। और नवंबर 1 1987 वहां से जो है मैंने सीए के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मैं हमेशा से जो है इवन फॉर्म में भी था तो पढ़ाता था शाम को। फिर इसके बाद आई ज्वाइन वन ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि मैंने, मेरा एक आध पेपर रहता था आखिरी ग्रुप का, तो उस वक्त मैंने आदम जी ग्रुप को ज्वाइन किया था। फिर जैसे क्वालिफाई हुआ तो फिर मैंने जो है वो केपीएमजी को दोबारा ज्वाइन किया। आई सर्व देयर ऑलमोस्ट अ ईयर। एंड देन उसके बाद जो है तकरीबन 1 साल या 1.5 साल जो है मैंने एक टेक्सटाइल ग्रुप है वहां भी ज्वाइन किया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी फर्म भी स्टार्ट की थी। और फिर प्राइवेट मैंने कोचिंग की काफी उस वक्त, क्योंकि ये कॉलेजेस तो होते नहीं थे। तो आई एस्टेब्लिश कॉमर्स एकेडमी। और पहले मैं हैदराबाद में पढ़ाई करता था, फिर उसके बाद गुलशन इकबाल में गया, अपनी फर्म चलाई मैंने। फर्म भी चला रहा था और साथ साथ जो है अपना ये इंस्टीट्यूट भी चला रहा था, लेकिन वो प्राइवेट कोचिंग थी, वो भी आईकेप से रजिस्टर्ड था फॉर रिफ्रेशर क्लासेस, लेकिन वो इस कि तरीके मतलब से नहीं थी। ना ही करने का हमेशा से था कि इन्हीं चीजों पे फोकस किया जाए, अपने आप को ग्रो किया जाए, हाँ, जिसमें आपने किया। असल आपने में, कैंप्स में भी पढ़ाया था सर? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि फिर इसके बाद जो है मैं जब प्राइवेटली पढ़ा रहा था, तो अच्छा, जिस वक्त मैंने शुरू किया तो उस वक्त पूरे कराची में, बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान में कोई बाकायदा सीए के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। तो हम्म। उसका इनिशिएटिव जो है वो प्रॉपर हम्म। कोचिंग का, वो फिर अलहमदिल्ला मैंने लिया। और वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर तकरीबन 1994 में, 94 95 में
फिर दो इंस्टीट्यूट थे, दोनों को जो है वो कुछ अच्छे टीचरों की जरूरत पड़ी, तो हम्म। फिर आई ज्वाइन कैंप्स। और हम्म। फिर मैंने अपना कॉमर्स एकेडमी को जो है वो खत्म किया और फिर कैंप्स को ज्वाइन किया। फिर कैंप्स के साथ अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छे लोग थे और बहुत प्रोफेशनल लोग थे। लेकिन फिर वहां पे भी जो है जो कुछ मेरी अपनी आइडियोलॉजी थी, जिस तरीके से मैं चाहता था बच्चों के साथ काम करना और ये करना, तो वो एज ए फैकल्टी काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि हम्म। फिर इफ यू वांट, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ कैंप्स और हम्म। आई शुड स्टार्ट माई ओन। तो हम्म। उन्होंने कहा कि वो पार्टनरशिप तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे तीन लोगों का कंसोशियम है, तो उसमें हम ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे दोस्त थे, अभी भी मेरी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो देन आई स्टार्टेड माई सेपरेट इंस्टीट्यूट इन द नेम ऑफ तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी इन 1998। हम्म। वहां से जो है वो तबानी स्कूल की जर्नी जो है वो शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तकरीबन 27 साल हो गए वो नॉन माशाल्लाह। स्टॉप उसको पढ़ाते हुए और करते हुए। हम्म। और काफी बच्चों को जो है, असल में आपने पढ़ा होगा प्रोफेसर मसूद हसन से, जी। लॉ जो है। तो जी। प्रोफेसर मसूद हसन जो है वो मेरे मेंटर हुआ करते थे। तो हमारा एक मिशन हुआ करता था, और अभी भी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, तालीम और तरबियत। हम्म। तो जितनी हम तालीम भी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि बच्चों की तरबियत भी हो। और आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया हुआ है स्टूडेंट के टीएसए में जो है इसको काफी हम वेटेज देते हैं। सही। तो सर उसके बाद आपका जो है जो नूरानी कबाब हाउस से आपने 2 कमरों के फ्लैट से पीएसए शुरू किया, उसको ग्रो करने में आपका जो पूरा प्रोसेस था और उसमें क्या हर्डल्स आई आपको, और फिर आप मुझे थोड़ा सा इंटरमीडिएट का बताएं कि आपने इंटरमीडिएट कॉलेज शुरू किया, उसकी शुरू करने की क्या वजह थी, और आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के हद तक ही क्यों रुके, आपने ए लेवल्स में क्यों नहीं उस चीज को किया, क्योंकि ए लेवल्स के बच्चों की मैथ ज्यादा स्ट्रांग होती है जो कि आगे चल के सीए में हेल्प करती है, वेरेज जो इंटर कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनको फिर सीए में अपने आप को वो करने में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि माय फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीए वाज एट नूरानी कबाब हाउस। अच्छा, नूरानी कबाब हाउस का जो है क्योंकि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली जो है मैं व्हेन आई स्टार्टेड, तो हम्म। आई हैड लिमिटेड फंड। और बिकॉज आई वाज अ फैकल्टी मेंबर ऑफ कैंप्स, तो मैंने उनकी जो जिन बच्चों को मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, हम्म। तो फिर मैंने क्योंकि दे वर ऑल इंक्लाइंड टू ज्वाइन माय इंस्टीट्यूट इन सेकंड ईयर, हम्म। तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अनएथिकल हो जाता। तो हम्म। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को दोनों को स्टार्ट नहीं किया सीए का। और आई डिड कि मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर का ज्वाइन किया, ताकि वहाँ का कैंप्स का बच्चा जो है मेरे पास ना आ सके। तो कोशिश की मैंने कि एथिकल वे में हम काम करें, क्योंकि जहाँ पे आपकी एसोसिएशन अच्छी होती है तो वहाँ के बच्चों को लेना जो है वो मुनासिब नहीं था। हम्म। तो वो मैंने फिर एक काम किया। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को फौरन अपने पास लेके आना चाहते हैं। हम्म। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो जब भी स्टार्ट करें तो अच्छा स्टार्ट करें और एथिकल वे में करें। उसमें अल्लाह पाक जो है वो बरकत बहुत ज्यादा देते हैं। हम्म। मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ उसमें शायद अगर मेरा कंट्रीब्यूशन कोई होगा तो 10% होगा, बाकी जो है वो ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड द प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स। अच्छा, बाकी ये रहा कि आपके दो तीन सवाल हैं। तो फिर वहां से जर्नी हुई, और शुरू में जो है मैंने जब स्टार्ट किया था, तो 100% बच्चों के इंटरव्यूज मैंने किए थे। और पहले अटेम्प्ट में आई आई सेलेक्टेड ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स एंड आई रिजेक्टेड ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि एक अच्छा खासा स्टूडेंट आ रहा है और पैसे आ रहे हैं, तो अगर 30 स्टूडेंट को मल्टीप्लाई बाय अगर जो भी इसकी फीस थी उसको करें तो लोगों को समझ में नहीं आता था। बट आई एम ऑलवेज सेलेक्टिव, और कोशिश करता था कि जो सीरियस माइंडेड लोग हैं स्टूडेंट्स हैं वही ज्वाइन करें। तो वो हमारा जो स्टार्ट हुआ वो इतना अच्छा स्टार्ट हुआ। और सनिया, मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट आया सीए का, तो वो सबसे पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट था। 57% हमारा रिजल्ट आया था, 56 या 57%। और आईकैप का एवरेज जो था वो 22% एवरेज था। हम्म। तो कराची में जो है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट था। फिर सेकंड हाईएस्ट जो था वो तकरीबन 33% था, और उसके बाद थर्ड हाईएस्ट जो था वो 28%। हम्म। तो जब वो मैंने नेक्स्ट सेशन में प्रमोट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से जो है काफी ग्रोथ मिली। हम्म। और उसके बाद से जो है वो अल्लाह ने ये भी करम किया कि फिर एक जर्नी ऑफ मेरिट्स एंड पोजीशंस जो है हमारी सीए में आना शुरू हो गई। तो उसकी वजह से भी सीरियसनेस थी, ये देखा लोगों ने। असल में उस वक्त क्योंकि लोग सीरियस होते थे पढ़ाई की तरफ, तो वो दे अप्रिशिएट कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है। देन एक वर्ड्स ऑफ माउथ डेवलप हो गया, और एक अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी जो है वो उस तरीके से शुरू हुई। देन आई शिफ्टेड टू अनदर प्लेस जो कि इससे थोड़ी सी बड़ी थी। और फिर देन अपना पर्पस बिल्ट जो कैंपस जहाँ पे आज मैं बैठा हुआ हूँ वो डेवलप किया, फिर एक और इसके पीछे किया। और तो इस तरीके से अब इसी विसिनिटी के अंदर बिल्कुल अटैच है, तो ऑलमोस्ट 3 कैंपसेस जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जर्नी अलहमदुल्ला चलती रही, और अभी तक जो है, बल्कि आपने एक और टीचर से पढ़ा होगा, सर समद से। तो हमारी पहली क्लास जो थी वो सर समद ने ली थी, और आज तक सर समद हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो अलहमदुल्ला हमारे पास जो टीचर्स की मेंटरिंग और जो जो होती है वो, और जो एसोसिएशन होती है वो अलहमदुल्ला लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। हम्म। फिर आपने कहा कि जो इंटरमीडिएट हमने शुरू किया, तो हमारे जितने भी सीए के इंस्टीट्यूट से सबने इंटरमीडिएट शुरू किया था। लेकिन मेरा हमेशा से एक आदत ये रही है कि जो भी काम करें
तो उसमें बेस्ट जो है ना आप सर्विसेज दें, और सिर्फ इसको स्टार्ट नहीं करना होता है सर, इसमें ये होता है कि जो चीज़ अच्छी से अच्छी दे सकते हैं आप वो दें। हम्म। तो मैंने जब उसके एडमिशन लिए तो हमने इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो तकरीबन 30 के करीब स्टूडेंट्स को जो है वो हमने रिजेक्ट किया था, और तकरीबन 11 स्टूडेंट्स हमने लिए। मुझे जो स्टूडेंट्स चाहिए थे टॉप ऑफ द लाइन, वो हम्म। शुरू में नंबर्स नहीं चाहिए था, हमें था कि हमारी क्वालिटी है, तो मेरा टारगेट ये था कि मैं पहले रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में से कोई पोजीशन ला सकूं हम्म। विद ओनली 11 स्टूडेंट्स। लेकिन अल्लाह ने करम इतना किया कि हमारा जब पहला रिजल्ट आया तो पहले ही 11 स्टूडेंट्स से हमने पहले रिजल्ट में पहली पोजीशन, अलहमदिल्ला। आयशा आरिफ वो स्टूडेंट है हमारी जिसने पहली पहली पोजीशन ली, एंड अलहमदिल्ला शी इज चार्ट अकाउंटेंट नाउ। माशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी इंटर की पोजीशन अपनी क्लासेस भी शुरू की, और उसको उस जर्नी को आगे बढ़ाने में जो है मेरे साथ साथ सर वजीर का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर क्योंकि मैं क्लासेस में हुआ करता था तो फिर माइंडसेट मेरा था कि इसको करना कैसे चाहिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाना कैसे है। तो सर वजीर ने जो है इसको कैरी किया और बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया। और हमारा इंटरमीडिएट का जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें हमारी आउट ऑफ 1 to 10 कोई पोजीशन ना आई हो। सिंस 2004 2004 से हमने एस्टेब्लिश किया हुआ और आज तक जो है, तो इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो एवरेज वो 5 पोजीशन बनती है 10 के अंदर, आउट ऑफ फर्स्ट 10 वो ये पोजीशन बनती है। तो ये आपने रिकॉर्ड जो है ए लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह। का नहीं सोचा? आपने ए हाँ, लेवल्स के स्टूडेंट्स को ए नहीं लेवल्स किया? का संजय थोड़ा सा इशू ये है कि कुछ ए लेवल्स की जो वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, वो कुछ मुझे मैच नहीं कर पा रही थी जो मैं चाह रहा था। वहां पे जो है इंडिपेंडेंस हो ये वो काफी चाहिए होती थी। दूसरा ये कि सर आपने इंटरमीडिएट का वो किया, आपने आखान बोर्ड को नहीं किया ऑप्ट अपने उसमें, क्यों? हाँ, मैं आपको दो चीजें बता दूं, एक चीज आपने और कही, और बहुत सारे लोगों को जो है ये चीज नहीं पता, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शायद आपको पता चल जाए। दो चीजें, और दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि शायद कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है। आगा खान बोर्ड को सर हमने इस साल से शुरू कर दिया है, पहली बात तो यह है। और उम्मीद यह है कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आगा खान बोर्ड के अंदर हम इनका रिजल्ट पाकिस्तान वाइज आता है और रीजन वाइज भी आता है। तो मैंने अपनी टीम को कहा हुआ है कि मुझे पाकिस्तान लेवल पे जो है पोजीशन चाहिए, तो हम्म। इंशाल्लाह पाकिस्तान को लेवल पे हम लाएंगे कोई पोजीशन अल्लाह ने चाहा तो। एक बात तो ये है। दूसरा यह है कि आपने कहा था कि हम कॉमर्स की तरफ अपने आप को कंफाइन करके रखें, नहीं कॉमर्स की तरफ नहीं है। अलहमदिल्ला हम जो है अब चारों एक्टिविटी कर रहे हैं, साइंस के अंदर मेडिकल में भी है, मेडिकल में कंप्यूटर साइंसेज में हमारी पोजीशन भी आ चुकी हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह पे प्लेस भी होते हैं, और प्री इंजीनियरिंग। तो साइंस की तीनों चीजें कर रहे हैं और कॉमर्स भी हम कर रहे हैं। कॉमर्स डेफिनेटली हमारी कोर वो है, क्वालिफिकेशन है। तो हम्म। दूसरा यह है कि हम पीसीएचएस में भी कर रहे हैं, और एक हमारा कैंपस है नॉर्थ में। अच्छा, हम्म। नॉर्थ में स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि अलहमदिल्ला पिछले 6 अटेम्प्ट्स में ऑल फर्स्ट पोजीशन वर टेकन बाय फर्स्ट पोजीशन वर टेकन बाय नॉर्थ स्टूडेंट्स। तो अलहमदिल्ला नॉर्थ में भी जो है बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ हमने जो की है अलहमदिल्ला हम उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बल्कि अब थोड़ा सा सीए को उसने क्रॉस किया हुआ है। नाउ वी आर ऑल्सो गिविंग ट्यूशंस टू एसीसी स्टूडेंट्स एज वेल। हम्म। तो अब सीए से ज़्यादा जो है अलहमदिल्ला हमारे पास एसीसी का भी स्टूडेंट है, उसमें भी अलहमदिल्ला वी आर गेटिंग पोजीशंस वर्ल्ड वाइड भी लेते हैं, ग्लोबल पोजीशंस भी हैं, नेशन वाइड पोजीशंस भी हैं। और एक और चीज़ ये है कि एसीसीए ने और सीए ने दोनों में जो है ना एक लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन है, 3 किस्म की है। एक सिल्वर है, एक है गोल्ड, और एक है प्लेटिनम एसीसी के अंदर। तो अलहमदिल्ला वी आर एंजॉइंग द प्लेटिनम स्टेटस सिंस लास्ट आई थिंक मोर देन 6 इयर्स। और उस प्लेटिनम स्टेटस का जो है वो नंबर्स के ऊपर नहीं होता, वो है उनका जो मैट्रिक्स है वो क्वालिटी है कि अगर आप ये क्वालिटी मेंटेन करेंगे, ये रिसर्च प्रोड्यूस करेंगे, तो हम जो है वो लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो अलहमदिल्ला ये को आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि तो वो लेवल मेंटेन करना अलहमदिल्ला तो बहुत हम्म। मुश्किल काम नहीं था, और अभी हम्म। हम उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, और पिछले 6 साल से जो है इससे ज़्यादा हो गया हम्म। प्लेटिनम स्टेटस। इसी तरीके से इसका भी जो है सीए का भी जो है हमारा स्टेटस जो है वो हाईएस्ट है। तो हम्म। ये दोनों लेवल पे भी हम अलहमदिल्ला काम कर रहे हैं। और अब आगे का विजन आप क्या देख रहे हैं? आप अपने इंस्टीट्यूट को किस तरह से पब्लिकली लिस्ट करने चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं आप इसको, क्या नहीं, आगे वो आप? तो खैर नहीं होता अभी तो इसकी, क्योंकि अभी आजकल चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कोविड के बाद, हम्म। कि आजकल जो है ना वो चीजें ऐसा लग रहा है कि तकरीबन चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, तो ग्लोबल बेसिस पे जो है चीजों को हम हम्म। देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। सर ये आपकी पूरी जो अपनी अपनी जर्नी बताई है इंस्टीट्यूट्स को ग्रो करने की, इसमें हर्डल्स आई एम श्योर आए होंगे। कोई ऐसे मौके आए जिसमें आपको लगा कि मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम है और अब मैं इसको नहीं कर पा रहा, या मैं किस तरह से मैनेज करूंगा उन चीजों को? जो चैलेंजेस थे वो कहाँ कहाँ आपके आए? आपको लगा आपको जिंदगी में धोखे मिले लोगों से, और आपने उसको कैसे डील किया, वो थोड़ा सा बताइए। अह, देखिए, मैं एक चीज तो मानता हूँ कि एवरी वन हैज अ राइट कि जैसे मैंने कैंप्स को छोड़ा था, हम्म। तो और कैंप्स आज ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है ना, हम्म। लेकिन कभी भी
मैंने अपने जो पेरेंट इंस्टीट्यूट था उसको डिच नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर से शुरू किया, सेकंड ईयर से शुरू नहीं किया, वरना उनका स्टूडेंट मेरे पास आ जाता। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है एक टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारे कुछ टीचर्स जो हैं उन्होंने कंसोर्शियम बना के, और तकरीबन ऑलमोस्ट 5 अच्छे टीचर्स जो हैं वो यहाँ से गए। लेकिन मैं उसको एक्सपोज तो नहीं करूंगा। दे हैड अ राइट कि वो जा सकते थे, और उनका वो है कि बिल्कुल वो आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से वो गए और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और तो मैं उसको मजीद डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो अनएथिकल एक्टिविटीज कर सकते थे दे डिड दैट। आपके लिए क्या डिफिकल्ट टाइम्स थे उसमें, आपने किस तरह से उसको हाँ, अब उसमें ये था, देखें, सनिया, होता ये है कि इफ यू आर ऑनेस्ट, ठीक है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। तो जब मैं आया, ये बेसिकली संडे का दिन था, और तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो जैसे मेरे स्टाफ को सबको पता चला कि 5 मेन टीचर्स जो है हमारे, वो ऑल ऑफ अ सडन छोड़ गए हैं, तो उनका सबका मॉरल जो है वो डाउन हो गया। तो मैंने सबको बुलाया और एक मीटिंग कॉल की उनके लिए। मैंने कहा, बेटा देखो, और देखिए होता क्या है कि बोलना बहुत आसान काम होता है। एक चीज आपने भी सुनी होगी, रजा बिल कज़ा। होता क्या है कि जो अल्लाह की रजा है ना, आपको उसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। और जो हुआ है इसका मतलब है कि वो होना ही था। उसको अगर आप इफ एंड बट्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह के फैसले को मान नहीं रहे। अच्छा, वो होना था, वो हो गया। मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा देखो, हमें ठीक है, टफ टाइम है, तो टीचर्स नहीं भी होंगे किसी सब्जेक्ट के हमारे पास एक आध के, तो विल सी दैट। और हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अनएथिकल एक्टिविटीज शुरू कर दी थी, तो हमारे लिए दो चैलेंजेस थे। एक तो उसको सस्टेन करना, और दूसरा उनकी अनएथिकल एक्टिविटीज को काउंटर करना। ये दो चैलेंजेस थे। हमने अलहमदुल्ला कोशिश की कि हम कोई काउंटर अनएथिकल एक्टिविटीज ना करें। तो उसकी वजह से जो हमें सक्सेस भी हुई, और आज हम सस्टेन भी कर रहे हैं। तो सिर्फ 1 साल का इशू रहा, सनिया। उसके बाद जो है टीएस से अपने फिर उसी उस पे जो है ट्रैक पे वो आ गया, और बल्कि उससे बहुत बेहतर पोजीशन पे जो है आज हम यहाँ पे हैं। इसी तरीके से मेरा हेड जो था एसीसी का, उसने अनएथिकल तरीके से नहीं छोड़ा, लेकिन उसने छोड़ दिया, ओवरनाइट छोड़ दिया कि सर मैं कल से नहीं आऊंगा। तो अब उसकी वजह से भी जो है एक टर्निंग पॉइंट आया था। अच्छा, एसीसी मैं नहीं देख रहा था, तो हमारा उस वक्त बहुत अच्छा एसीसी नहीं चल रहा था। और मैं उनसे कह भी रहा था कि मेरी आइडियोलॉजी से चलाएं, इसको चलाएं बेशक आप, लेकिन वो कह रहे थे कि सर मुझे मौका दें। अच्छा, स्टिल ही इज वेरी क्लोज टू अस। बहुत अच्छा बंदा है वो, जो कि हमारे यहाँ देखता था, और हमारी अच्छी अभी भी एफिलिएशन है। लेकिन ही लेफ्ट। उसको था कि मैं और ग्रो करूं, तो उसने एक और जगह ज्वाइन कर ली, लेकिन उसने कोई अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं की, बट वैक्यूम आ गया। तो आई डेवलप माई टीम अगेन। और मेरी जितनी भी टीम थी जो उनके साथ काम करी थी, उसमें से किसी ने भी जो है यहाँ पे छोड़ा नहीं, और उन्होंने मुझे ही ज्वाइन किया। तो एक नई जर्नी हमने शुरू की, और नई स्पिरिट के साथ काम किया। और वो दिन है और आज का दिन है, अलहमदिल्ला, अल्लाह का करम है कि हम 4 टाइम्स जो है वो ग्रो करके, और क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई एसीसी की। सर तो बजाय आप थे कि लॉस होता हमें क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, तो वो क्वालिटी भी अच्छी हो गई और क्वांटिटी भी अच्छी हो गई। बिसाइड्स सीए, एसीसी में जो है हुआ, तो दोनों जगह पे कहीं ना कहीं थोड़े से इशू आए। लेकिन अगर आप का ध्यान अल्लाह की तरफ हो, और आप ऑनेस्टी के साथ काम करें, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। हम्म सर आप एआई को अपने सिस्टम्स में, मैं जब आपके पास आई थी मिलने के लिए और बहुत अच्छा लगा था मुझे उस वक्त आपने मुझे बताया था कि आप लोग एआई को भी सिस्टम में लेके आ रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं आप, अपनी एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। अच्छा, एआई को भी हम कर रहे हैं, और मैं आपको एआई का ही बताता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी चीज जो है, अपनी जो इंस्पिरेशन है, मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट को जो है, अब मैंने अपनी, अच्छा, मेरी अपनी जो टीचिंग थी, क्लासरूम टीचिंग, वो नॉर्मली सुबह 9 to 5 तक चलती थी। पहले मैंने उसको 1 बजे तक किया कोविड के टाइम पे, और फिर अब जो है मैंने उसको ऑलमोस्ट दूसरों को चांस दिया हुआ है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम जो है वो, जो मेरी अपनी क्वालिटी देने का था, उसकी तरफ आ गया हूँ। तो अलहमदिल्ला मैंने जो है इंटरमीडिएट जो इस दफ़ा खुद से टेकअप किया हुआ है। तो एक चीज़ आपको भी बता दूं, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी, कि अब मैंने इसका प्रोग्राम ये बनाया हुआ है इंटरमीडिएट का, कि जो मेरा स्टूडेंट बाहर आया इंटरमीडिएट का, तो उसकी क्वालिटी वो बिल्कुल पैरेलल हो। जैसे हम कहते हैं कि आईबीए का ग्रेजुएट जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, तो इंशाल्लाह 2 साल 3 साल लगेंगे। तो मेरा स्टूडेंट इंशाल्लाह इंटर का जब भी बाहर आएगा, तो उसका लेवल वही होगा, जो एक बिल्कुल आउट क्लास जो है। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने दो चीजें फिलहाल फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस कराई हैं, और इंटर में भी। इनको सबसे पहले जो है ना, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज मैंने इनको करवाया है। फिर इनको जो है मैंने प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम करवाया है। और इनको जो है फिर मैंने आईटी के कुछ कोर्सेज शुरू में कराए। हर एक बच्चे को, चाहे वो मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, कॉमर्स का है, सबको जो है ये कोर्सेज बेसिक करा दिए हैं। अगले जब सेकंड ईयर में जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो एआई और दूसरी जो टूल्स हैं, उनको जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से जो है वो मैं उनको बेसिक्स उनकी करवा दूंगा। और इंशाल्लाह
वो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपने स्टेज पे आके खड़े होंगे, तो मेरा टारगेट ये है कि कम से कम एक एक स्टूडेंट जो है वो 4 या 5 दफा जो है अपनी इस जर्नी में आके बोल जाए और कर जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे ऑडियंस हैं या आपके पास जो ऑडियंस है वो तबानी कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं और फेसबुक के पेज पे जाएं और उसको देखें कि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। तो आपको हम्म। खुशी होगी कि स्टूडेंट जो है किस तरीके से परफॉर्म करें, और हालांकि हमारा पहला साल था जिसमें हमने ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो स्टूडेंट्स की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट स्टूडेंट्स भी काफी कॉपरेट कर रहे हैं इस मामले में। तो इंशाल्लाह उनकी ग्रूमिंग जो है जिस तरीके से होगी, तो वो हम्म। स्टूडेंट इंशाल्लाह पूरे कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो शाइन आउट करेगा, और ये है। अच्छा, जहाँ तक आपका देखें, एआई को तो इंट्रोड्यूस हम करना चाह भी रहे हैं, और हमने कुछ हद तक जो है वो अभी किया भी है। तो टू स्टार्ट विथ इंशाल्लाह हमने कुछ चीज़ें की हैं, उसमें से एक काम अभी पायलट प्रोजेक्ट है हमारा, वो ये है कि हमने एआई से जो है वो जो इनके एग्जाम पेपर्स हैं उनको चेक करवाए हैं। ठीक है ना, इवन थ्योरी के पेपर्स भी और प्रैक्टिकल पेपर्स भी जो है। तो हम्म। उस पे होगा ये है कि जहां जहां जो स्टूडेंट गलती कर रहा है, वो सारी जो मिस्टेक्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके ऊपर रिमार्क्स फॉर्म जो है वो साइड में उसके रिमार्क्स देगा कि आपने ये गलती की है। और साथ ही साथ जो है वो नीचे एक समरी बताएगा कि आपने ये गलती की, इसका ये आंसर होना चाहिए था, ये गलती की, वो ये आंसर होगा। तो अगर स्टूडेंट को जो है वो विद इन 10 मिनट्स या विद इन 5 मिनट्स, वो जैसे उसने सबमिट किया आंसर, और वो जब सबमिट करने के बाद उसको ये सारा स्टेटिस्टिक्स मिल जाएगा कि उसने यहाँ 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 गलती की है, तो फिर आप सोचें कि बच्चों की इंप्रूवमेंट जो है वो कितनी हम्म। जबरदस्त है, क्योंकि चेकिंग ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो हम्म। उसमें हमने पायलट काम प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, और हम्म। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम अपने ऑनलाइन पे और यहाँ पे फिजिकल के लिए भी जो है वो हम्म। विद कमेंट्स स्टूडेंट्स को जो है वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। इसी तरीके से कुछ हमने लेक्चर्स जो हैं उसको भी हमने ट्रांसलेट किया है थ्रू एआई। कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ लेक्चर्स जो है इंग्लिश में है, तो अभी हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा असल ऑब्जेक्टिव था कि मैं चाइना में जो है, क्योंकि चाइना इज़ अ वेरी बिग मार्केट, तो अगर हम क्वालिफिकेशन को जो है वो चाइना में अगर ट्रांसलेट करना चाहें, तो हमने उस पर भी काफ़ी काम कर लिया है, और हमारे बहुत सक्सेसफुली जो है, आप समझें कि 99% एक्यूरेसी के साथ जो है हमारे लेक्चर्स आर ट्रांसलेटेड हम्म। इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। अरबी में भी है, चाइना में भी है, फ्रेंच में भी है। हम्म। तो ये सारे काम, तो जैसे ही हमारे पास कोई डिमांड आएगी तो हमने इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, और जैसे जैसे डिमांड क्रिएट होगी तो हम उन लैंग्वेज के ऊपर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स को जो शिफ्ट कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं सर बच्चों के आपने बेनिफिट के। टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं आप लोगों क्या? और जो आप कह रहे थे कि जो आपका विजन है वो ये है कि बच्चों की एजुकेशन के साथ उनकी अखलाकियात पे भी काम किया जाए, उसके लिए आप अखलाकियात के पहलू पे आप किस तरीके से स्पेसिफिकली वर्क कर रहे हैं, किस तरह से उसको मेक श्योर कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के बच्चों की जो जनरेशन जो जी है और हमारे जमाने की जीनियर्स जो है उसमें आपको फर्क लग रहा होगा, या है या नहीं है, या आपको क्या लगता है? और आप उसको आपने अपने आप को कितना चेंज किया है इस जमाने के लिहाज से? मतलब एक तो आप उस जमाने में हमें डील कर रहे थे, और अब आपके सामने जो बच्चे हैं उनको आप किस तरह से वो कर रहे हैं? सर, ये मसला ये हो गया है अनफॉर्चुनेटली कि देखिए, चेंज करे बगैर जो है ना वो बात बनती नहीं है। और मैं अपने टीचर्स को जो इंशाल्लाह शॉर्टली वो उनको बताना पड़ेगा, उनको ट्रेन भी करना है। मैंने सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं कि इनको जो ना जो जनरेशन गैप है, जेन जी को कैसे हैंडल करना है। तो वो जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज का टीचर जो है वो सक्सेसफुल हो सकेगा। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, लेकिन अगर कोई और टीचर की बात करूँ, मैं मिसाल के तौर पर सर समद की बात करता हूँ। ठीक है ना, तो सर समद इज अगेन वेरी सीनियर टीचर। तो इसी तरीके से मेरे जो इंटर के जो टीचर्स हैं वो सारे सीनियर्स हैं। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके और हमारे स्टूडेंट के दरमियान जो है ना बहुत बड़ा गैप आ गया है। तो ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड, लेकिन देखें, आप किसी को बाई फोर्स जो है वो चीज़ों को नहीं करा सकते। वन हैज टू बी फ्लेक्सिबल, वन हैज टू बी अपडेटेड। तो आपको देखना पड़ेगा, जब तक हम स्टूडेंट्स की साइकिल को नहीं समझेंगे ना। समझिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले साल जो है जब से मैंने टेक ओवर किया है, तो अपने टीचर्स के साथ साथ करके इंटरमीडिएट के साथ, क्योंकि देखिए जब सीए में जो बच्चा आ जाता है ना तो वो कुछ हद तक मेंटली मैच्योर हो चुका होता है, लेकिन हम्म। इंटरमीडिएट का बच्चा जो है वो मैच्योर नहीं होता। तो उनकी ग्रूमिंग करना, उनको सिखाना, उनको उनको सख्ती जो है ना वो अब नहीं चलेगी। आपको हम्म। उनके साथ एज ए फ्रेंड, एज ए जो है ना मेंटर काम करना पड़ेगा। तो वो मैं कर रहा हूँ, मैं टीम भी डेवलप कर रहा हूँ अलहमदिल्ला। तो उस तरीके से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरेशन गैप है वो सबसे पहले हम अपने टीचरों को सिखाएं। और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो दूसरी एक्टिविटीज कर रहा हूँ, उससे बच्चा बड़ा इंस्पायर्ड भी है और थैंकफुल भी है। तो बच्चा खुद थैंकफुल होगा, इंस्पायर्ड होगा, चीजों को देखेगा, उन चीजों को अप्रिशिएट करेगा, तो उसकी नेगेटिविटी जो है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो फिर आप जो कुछ बता रहे होते हैं ना उसको बड़ा पॉजिटिव लेता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक सेक्शन था सेकंड ईयर का, उसमें तकरीबन 14-15 बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन को आउट कर रहे थे। तो उनको जो है वो क्लास से बाहर निकाल के उनकी अलग से क्लास करवा रहे थे, या थोड़ा सा उनको तो मैंने कहा कि फिर मुझे उनके साथ एक सेशन दे दो। ऑनेस्टली स्पीकिंग संजय,
कि वो बच्चों को सिर्फ मैंने तकरीबन 45 मिनट्स दिए और एक टीचर भी वहां पे बैठे थे। और पता नहीं बस बच्चों ने इतना कॉपरेट किया कि वो 45 मिनट्स का उनको मेंटरिंग और जो थी। और फिर मैं मुसलसल जो है वो टीचरों से पूछता रहा, प्रिंसिपल से पूछता रहा, बच्चे मिलते थे उनसे मैं पूछता रहा कि बच्चों तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी के साथ कोई इशू तो नहीं आ रहा। आप यकीन माने कि वो इशू जो है ऑलमोस्ट 90% किसी को ना क्लास ऑफ करानी पड़ी, ना किसी के पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, ना किसी को कुछ और करना पड़ा। देखिए, बच्चे बच्चे होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, सख्ती से जो है वो काम नहीं चलेगा। तो हम्म। उनको समझाया और पूरी टीम को समझाया, उन्होंने इतना अच्छा कॉपरेट किया। मैंने कहा कि अगर कोई इशू होगा तो मैं एक दफा दोबारा मिल लूंगा बच्चों से, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि दोबारा मिलने का की जरूरत नहीं पड़ी, वो सेशन खत्म हो गया सक्सेसफुली। तो एक तो पर्सनालिटी की भी तो बात है ना, मतलब माशाल्लाह से आपकी ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी है कि माशाल्लाह बच्चे जो है वो खींचे चले आते हैं, आपकी बात को सुनना चाहते हैं। ट्रस्ट लेवल तो का असल ये में वाली ट्रस्ट चीज जो होता है। करिश्मा बाकी टीचर्स में आना, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है असल में, वही है ना कि जो होता क्या है कि अगर आप हर चीज को ऑनेस्टी के साथ बताते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट भी आता है। अच्छा, बच्चा बच्चा है, स्टूडेंट है, वो समझता है कि यार ये गोलियां दे रहा है, ये कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो कि डुएबल नहीं है, ये चीजें डुएबल है। अच्छा, तो फॉलो भी किया। ऐसा नहीं है कि जैसे ही बच्चे मिलते थे, जो उनके जो लीड टीचर बच्चे थे, उन वो जब भी मुझे मिलते थे ऑफ एंड ऑन, तो मैं उनसे पूछा करता था, तो उनको ट्रस्ट था कि हाँ यार ये जो सर जो है उसको पूछ रहे हैं, बार बार चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं। एक आध टीचर ने जो है वो थोड़ा सा कॉपरेट नहीं किया, तो उसको मैंने थोड़ा सा कहा, मैंने कहा आप सख्ती नहीं चलेगी, इनके साथ आप मेंटरिंग करें। हम्म। तो एक आध दो चीजें और करके ना, तो अलहमदिल्ला ये चीजें ये हो गई। तो हम्म। दूसरा ये आप जो बता रही ना, एक अनफॉर्चुनेट इशू ये आ गया है आजकल, क्योंकि हम जो आजकल जो टीचिंग कर रहे हैं उसमें तीन चीजें दे रहे होते हैं। पहली चीज तो है कि फिजिकल क्लासेस है। अच्छा, हम्म। अनफॉर्चुनेटली फिजिकल क्लासेस जो है कराची में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है फॉर प्रोफेशनल क्लासेस। इंटरमीडिएट तक तो फिजिकल क्लासेस हैं। सीए के अंदर जो है तकरीबन लोग ऑनलाइन की तरफ जाते जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए बच्चों की जो सीए को ज्वाइन करता है ना, उसकी उनकी मेंटरिंग की जरूरत होती है। जो हम्म। आई कांटेक्ट होता है, जो टीचर्स के साथ सीखने का जो मामला होता है फिजिकली, वो चीजें ऑनलाइन से नहीं हो सकती। तो मैं हम बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिजिकल क्लासेस लें, ताकि आपकी जो मेंटरिंग होनी है, उसके बाद आप फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद आप सारी क्लासेस बेशक ऑनलाइन लेने, आपकी मेंटरिंग हो चुकी होगी, आपकी जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। हम्म। तो कोशिश कर रहे हैं जितना हम बच्चों को जो है फिजिकल क्लासेस दे सकें, उतनी हम हम्म। क्लासेस दे रहे हैं, चाहे सीए की हो या एसीसी की हो। हमारे पास हम फिजिकल भी दे रहे होते हैं, साथ ही साथ जो है वो जूम पे हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही होती है जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में बच्चा बैठ के ले रहा होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सऊदी अरब से भी ले रहे होते हैं हम्म। हमारे यहाँ पे क्लासेस जो लाइव चल रही है। तो एक तो ये फायदा हो गया टेक्नोलॉजी का कि ये हो गया। उसके बाद हमारी जो ना हर क्लासेस जो है वो जूम पे होती है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो हर बच्चे को जो है वो जब आप उसको कभी रिवाइज करना हो, या जिसकी कोई क्लास मिस हो गई है, तो उसके पास उसके पोर्टल के ऊपर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वो चले जाते हैं। और क्योंकि हम्म। अभी आपको पता है कि हर टीचर जो है वो नोट पैड यूज कर रहा होता है, तो उस नोट पैड की जो प्रेजेंटेशन है वो भी अलहमदिल्ला वो बहुत ही अच्छी होती है। तो क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग, क्वालिटी ऑफ लाइव क्लासेस वो सारी इतनी अच्छी है कि हम्म। कुछ बच्चे जो है फिर उसको फिजिकल क्लासेस की जगह पे ऑनलाइन। वो ऑनलाइन भी लेते हैं। तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि यार आप अगर फिजिकल नहीं ले रहे तो एटलीस्ट ऑनलाइन जरूर लेना है, क्योंकि होता यह है हम्म। कि अगर ऑनलाइन भी नहीं लेते तो रिकॉर्डिंग वो सुस्ती करते हैं, तो अगर 3 लेक्चर आपके मिस हो जाते हैं तो अल्टीमेटली वो फिर आगे की कैचअप। चेंज जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो हम्म। वही होगा कि मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इस तरीके से जो है क्या करें कि आप हम्म। फिजिकल लें वरना लाइव ऑनलाइन क्लासेस लें। तो आपने अपनी फर्म बंद कर दी, क्यों? असल में वही मैंने आपसे कहा कि जस्टिफिकेशन जो है, क्योंकि ये टीएसए इतना ग्रो कर गया अलहमदिल्ला हम्म। कि पीछे मुड़ के मौका ही नहीं मिल रहा था कि हम्म। इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जा सके। तो फिर वो हम्म। हमने किसी और के साथ करके पार्टनरशिप, तो वजीर साहब रहे काफी टाइम तक, लेकिन मैं फिर वहां से एग्जिट हो गया क्योंकि फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं बन पा रही थी उस फर्म के साथ। हम्म। तो इतना ग्रो हो गया क्योंकि समझिए जिस वक्त आप लोग होते थे, तो मेरे ख्याल से हम सीए के जो है तकरीबन 3 सेक्शन बनाते थे या कुछ ऐसे थे। और इस वक्त जो है अलहमदिल्ला अल्लाह का करम है कि नॉर्थ को मिला के जो है वो 12-13 सेक्शन होते हैं। तो अब इतना बड़ा बर्डन जो है और उसके साथ जस्टिफाई भी करना, वो एक हम्म। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम्म। जो भी काम करें तो उसमें जस्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो आपकी आजकल हॉबीज क्या चल रही हैं, क्या कर रहे हैं आजकल आप? असल में देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बच्चों के लिए एक चीज बता दूं। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को सक्सेसफुल होना है ना, तो उसके लिए अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं स्टूडेंट भी था, तो मैं हमेशा से आजकल तो जिम का रिवाज है जो कि बहुत अच्छा नहीं है। मैं हमेशा से जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज करता था, और वॉक जो है, या उस वक्त तो मैं जब यंग था तो जॉगिंग भी करता था। तो मैं जॉगिंग और एक्सरसाइजेज में हमेशा से आज तक करता हूँ, उससे पहले भी करता था मैं। तो आपकी अगर हेल्थ अच्छी होगी, तो आप यकीन हम्म। माने कि आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली जो है ना, वो कंसिस्टेंसी जो है, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स में भी हम्म। और हम हमारे अपने लोगों में भी प्रोफेशनल में कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई भी काम करें, कंसिस्टेंटली काम करें, इंशाल्लाह उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है। तीसरी चीज जो है ना, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचना जो है,
वो बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से सोचेंगे तो उससे बात बनती नहीं है। और जैसे आजकल चैट जीपीटी जो है, मैं आपको एक बड़े मजे की चीज बताऊं कि आजकल जो है मैं एक तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काम कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी हमने ऑडिटोरियम बनाया, एक आध और रूम बनाया, तो ऑल ऑफ देम वर पजल्ड। तो मैंने उनको कहा कि इसमें मेरा अपना आइडिया भी है, और मैंने चैट जीपीटी से जो है वो हम्म। इसकी डिजाइनिंग करवाई, और फिर उसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके जो है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी को जो है ना, आपको कैसे यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको यूज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करें। तो बाकी आपने जो हॉबी कही, आजकल बड़ी बड़ी प्री डोमिनेटेड हॉबी एक है, और वो है एग्रीकल्चर। अच्छा। तो हाँ, तो मैं क्योंकि अगेन वही है कि हेल्दी एक्सरसाइजेज और हेल्दी एक्टिविटीज होनी हम्म। चाहिए। तो व्हेन आई बॉट माय होम ऑलमोस्ट 15 years बैक, तो मैंने छत के ऊपर जो है एक रूफ गार्डन बनाया था। अच्छा। और हाँ, और तकरीबन मैंने 8-10 साल जो है वो गार्डनिंग की रूफ के ऊपर। मैंने हर हर वेजिटेबल जो है उगाए, हर किस्म के फूल उगाए। और पूरा जो है वो 600 यार्ड के ऊपर मेरा एक हम्म। फार्म हाउस टाइप का जो है वो छत थी मेरी, तो उस पर मैंने वो काम किया। तो यहाँ के कुछ हालात अच्छे हुए, तो फिर मैंने जो है एक दो जमीनें खरीदी हैं। और वहाँ पे जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं और जो भी हम्म। आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्लावर्स हैं, तो वो मैं करता हूँ। और कमर्शियली जो है मैं नर्सरी का भी ग्रोथ कर रहा होता हूँ। अच्छा। तो हाँ, और मैंने कोशिश की है कि, और अभी भी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कोई नई चीज़ जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें। तो मैंने एक वेजिटेबल है, बड़ी नॉर्मल सी वेजिटेबल है, आपने शायद कभी नाम सुना होगा, कसावा। कसावा जो है अम, वो अफ्रीकन एरिया के अंदर और फार ईस्ट के अंदर जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कसावा जो है वो जस्ट लाइक जो है आपका शकरकंदी की तरह या स्वीट पोटैटो की तरह जो है वो होता है। लेकिन उसके अंदर जो मिनरल्स और जो विटामिन हैं, जो इसके एडवांटेजेस है खाने के, आपने देखो अफ्रीकन बड़े वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, हम्म। तो उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। तो वो अलहमदुल्ला मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है, शायद मुझे नहीं पता, मैंने आज तक तो देखा नहीं है। तो हम्म। आई माइट बी द फर्स्ट वन जिसने उस चीज को वहां पे कल्टीवेट किया है। सही है। और और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। कैश्यू जो है उसको भी मैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कल्टीवेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इंडिया में तो तकरीबन, होता है सर, कैशू। इंडिया में इंडिया में बहुत तो होता है, काफी। इसलिए मुझे ऐसा है कि ये होना चाहिए पाकिस्तान में भी। तो मेरी जो हम्म। रिसर्च थी उसके हिसाब से जो है वो, जहाँ पे गुआवा उगता है वहां पे जो है वो कैश्यू उग सकता है। तो मैंने तकरीबन 800 के करीब करीब जो है इसके पौधे लगाए थे। और सब जो है वो ग्रो कर रहे थे थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन जब मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया तो वहां पे जो है वो सारे मर गए, एक एक करके। हम्म। तो ठीक है, ऐसे वो ट्रायल एरर होता है, तो आपको वो हम्म। करना पड़ता है। तो वो मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। और फिर आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली जो है वो बनाना जो है, वो हमारे यहाँ पे जो बनाना का टेस्ट अलग होता है, लेकिन आपने देखा होगा फिलीपाइन का और दूसरे इलाके का, वो सऊदी अरब में खास करके वो बड़ा वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है, नंबर वन। उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो मैं हम्म। कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करूँ, और उसकी क्वालिटी जो है उसको किसी तरीके से किया जाए। तो कोशिश कर रहा होता हूँ इसी तरीके से। अभी मैंने पर्पल शुगर की जो है स्वीट पोटेटो, वो भी मैंने अभी वहाँ पे कल्टीवेट किया पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें भी हम्म। मुझे सक्सेस हुआ है। तो जहां जहां मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है, तो असल में वही बात है कि कोई ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज़ क्रिएट करें। इसी हम्म। तरीके से आपने देखा होगा कि आपको तो उसका इसमें अंदाजा नहीं होगा, एक फर्टिलाइजर होता है, वो कोकोपीट होता है। वो कोकोनट जो होता है ना, उसकी जो शेल्फ होता है, उसके शेल से जो है वो उसकी वो बनती है कोकोपीट। तो वो पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है। तो मैं इसके पीछे पड़ा रहा कि यार हम इम्पोर्ट क्यों करें। तो अलहमदुल्ला कोकोपीट भी जो है मैंने भी और मेरा एक और स्टूडेंट है उसने भी बना दिया। उसको कैसे बनाते हैं, वो क्या है क्या नहीं है। तो कोकोपीट में भी मुझे सक्सेस हो गई है। और मेरा जो स्टूडेंट है, मैंने ऐसे एक दफा कोकोपीट पे काम कर रहा था, तो मैंने अपने फेसबुक के ऊपर डाला कि आई एम दी ऑलमोस्ट फर्स्ट वन, तो मेरे अपनी नॉलेज के हिसाब से जिसने कोकोपीट बनाया है यहाँ पे। तो थोड़ी देर के बाद उसका मैसेज आ गया कि सर मैंने भी बनाया हुआ है। हम्म। तो, तो फिर मैं मुलाकात की उससे, तो आप देखिए कितनी इंस्पिरेशन होती है। उसकी भी एक मोटिवेशन ये है कि सर हम पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज करें। तो आपके इस चैनल के थ्रू जो है ये मैं बता दूं कि एक शेल से जो है कोकोनट के, जिसको हम फेंक देते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप इसका जो है वाटर लेके उसका कोकोनट का उसको फेंक देते हैं। बल्कि उसको फेंकने के पैसे लगते हैं और जगह भी जाया होती है। लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर जो है, उसने मुझे ये बताया कि सर एक उसकी शेल से जो है वो 15 आइटम्स निकलती है, सिर्फ एक आइटम नहीं निकलती कोकोपीट। तो उसने जो है, उसने तकरीबन 3 चीजें जो है वो डेवलप कर ली पाकिस्तान के अंदर उसमें से। तो अब देखिए ये चीजें होती हैं, हालांकि वो भी चार्ट अकाउंटेंट है, लेकिन वो हम्म। साइड में जो है ये शॉप उसका है और ये काम कर रहा है। तो अभी हमारा मूड तो यही है कि उसके साथ मिलके जो है इंशाल्लाह हम दुबई में जो है कोकोपीट एक्सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ, अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट भी हम डेवलप कर रहे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबई में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू हम्म। सम मंथ, बट वी आर एक्सपोर्टिंग।
ये तो तो कम्प्लीटली आपका अलग वो है, यानी कि एरिया, मतलब एक कहाँ आप एजुकेशन के अंदर और कहाँ ये आपका बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट वो, जिसमें आपकी टेक्निकली तो एक्सपर्टीज भी नहीं थी, लेकिन आपने अपने इंटरेस्ट से उसको ग्रो कर लिया। जी ऐसे ही है वो। क्योंकि मौका था तो छत पे जो है, मैं असल में हम्म। इसमें समझे होता ही है कि अगर जो इसके अंदर आ जाए ना, हम्म। एग्रीकल्चर के अंदर, और खुद से अपने मतलब काम हाथों से कर रहा हो, तो और हाथों से काम करने के आप देखिए, आप अगर किसी बुक को पढ़ेंगी तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर टेंशन हम्म। एंड स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस। तो आप ये काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपने कोई सीड्स जो हैं वो किसी गमले में डाले हैं, और जब उसकी पहले छोटे छोटे जो सीडलिंग्स निकलती हैं, तो उस सीडलिंग्स को जो है जो आप दूसरे गमलों के अंदर डालते हैं, तो वो जब प्रोसेस है ना, तो आप 3 घंटे भी बैठ जाएं, कहीं पे 4 घंटे भी बैठ जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो है, और खास करके कोई चीज़ नहीं डेवलप कर रहे हो, फिर तो क्या ही बात हो। तो ये सारी चीजें जो है। तो ये बताएं कि अब आगे चल के आप क्या देख रहे हैं अपने, आपके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। लेकिन आगे चल के आप अपना इंस्टीट्यूट्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं उसको, क्या करना चाह रहे हैं कि आपके बाद ये एक चीज चलती रहे, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? संजय अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं बहुत टाइम से जो है ना, मैं पाकिस्तान में अगर नहीं भी होता हूँ ना, क्योंकि अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे यहाँ पे 27 साल हो गए, तो हर चीज़ का ना एक सिस्टम बन गया है। हम्म। तो अब मेरे होने और ना होने से ये इंस्टीट्यूट रुकता नहीं है। पहली बात तो ये, पहले बहुत ज्यादा मैं डिपेंडेंट, इंस्टीट्यूट तबानी के ऊपर डिपेंडेंट था, तो अब हम्म। वो मेरे ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, मैंने भी एक और कोशिश की है, और अपने स्टाफ को भी आज ही मैं बता रहा था कि मेरे अगले 6 महीने के अंदर जो है टारगेट ये है कि आई जस्ट वांटेड टू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो उसमें तबानी हो या ना हो, ठीक है ना, वो हम्म। टीम की वजह से, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो टीम डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से कोई एक बंदे के ऊपर होता है, और वो बंदा अगर नहीं रहता, तो वो पूरा इंस्टीट्यूशन या पूरा इदारा जो है ना वो अफेक्ट हो जाता है। तो हम्म। अगले 6 महीने के अंदर जो है मेरी कोशिश यही है कि मैं इसकी लेगेसी तैयार करूं और एक टीम ऐसी डेवलप करके जाऊं कि मेरे पीछे जो है, ये ऑटो बेसिस पे जो है वो सिस्टम बेस्ड चलता रहे। अभी भी सिस्टम बेस्ड है, लेकिन वो एक टारगेटेड करके ना कि इसको इस तरीके से करना है। तो इंशाल्लाह हम्म। अगले 6 महीने में जो है, अगर अगले और 6 महीने ट्रैवल तक, करते हैं? मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं ट्रैवल अभी मैं इसमें उसी रिसर्च के हवाले से बनाना के ऊपर और इसके ऊपर कैश्यू के ऊपर, क्योंकि बनाना फिलिपाइन के अंदर होता है, तो मेरे 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक बनाना फार्म वहाँ पे मेरे लिए था कि मैं शायद कोई छोटा मोटा एक्वायर करूँ फिलीपीन के हम्म। अंदर, या वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ले आऊँ। तो लेकिन वो मेरा होमवर्क बहुत अच्छा नहीं था, तो वो मेरा विजिट बहुत अच्छा नहीं रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। और मैंने उसकी रिसर्च एक और नहीं की थी उसके लिए, कैशू के लिए, तो उस वक्त कैशू का सीजन नहीं था। तो वो दूसरा एक अनफॉर्चुनेट रहा। और तीसरा जो है मेरा एक और ऑब्जेक्टिव था वहाँ जाने का, क्योंकि फिलीपीन जो है वो मशहूर है बीपीओ के लिए, हम्म। तो प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो मेरा एक और मूड भी था कि हम शायद कोई एक बीपीओ भी जो है वहाँ पे कोई एक्वायर करें छोटा, और फिर वहाँ से सर्विसेज जो है वो ट्रांसफॉर्म करें पाकिस्तान के अंदर। सही है। तो ये है इस किस्म की चीज़ें। तो मैं थाईलैंड भी फिर वापसी में गया इसी क्वेस्ट के ऊपर की चीज़ों को, क्योंकि थाईलैंड बहुत मशहूर है इन चीज़ों के लिए, ग्रो करने के लिए। हम्म। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया। आपने खुशबू सूंघी होगी ऊद की, या आपने सुना जी। होगा ऊद के बारे में। तो तो मैं सऊदी तो अरब के अंदर, दीवानी हूँ ऊद की। हाँ दुबई जाती हूँ तो ऊद इज माय ऑल टाइम हाँ, फेवरेट। तो जो ऊद जो है उसका दरख्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं अब तक किसी ने लगाया। तो मैंने जो इंडिया है, मशहूर है, कंबोडिया मशहूर है। हाँ, यहाँ पे ऊद काफी ज्यादा ग्रो करता है, इंडिया का ऊद इंडिया, है, और कंबोडिया का है। ये जो आपका एक और है, मुझे इसको याद नहीं आ रही कंट्री, तो वियतनाम। वियतनाम का भी जो है ना ऊद अच्छा है, ठीक है, और वियतनाम का कैशू भी अच्छा है। तो और वियतनाम जो है ना बहुत ग्रो कर रहा है। तो मेरा है उसमें किसी को शायद हो सकता है कि मैं वियतनाम में विजिट करूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। मैंने जो है वो ऊद के सीड्स जो हैं वो मैंने थाईलैंड से मंगवाए थे। उसका भी एक सीजन होता है। तो ऊद के लिए होता यह है कि उसका जो बीज होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। दिस इज टू बी ग्रोन विद इन 15 डेज। जैसे ही वो अच्छा। निकलेगा तो उसको 15 दिन के अंदर उसको आप कल्टीवेट कर दें। अब हुआ ये था कि मैंने तकरीबन 5,000 सीड्स जो है वो थाईलैंड से इम्पोर्ट किए थे। हुआ ये कि कस्टम में जो है किसी वजह से वो रुक गया। ओहो। अब क्योंकि वो जो पैक था, पूरा पैक था, तो 15 दिन उसने कस्टम वाले ने लगा दिए या 10 दिन उसने लगा दिए। उसकी वजह से वो इतना सफोकेटेड हो गया कि वो बिल्कुल गल गई वो चीज। तो पूरे ओहो। 5,000 सीट्स हैं वो जाया हो गया। जाया हो गए। फिर मैंने कोशिश की लगाने की, लेकिन वो मेरा, क्योंकि असल में देखिए कुछ चीज का ये होता है कि आपको एक साल में एक टाइम मिलता है। जब वो आपका हम्म। टाइम खत्म हो गया तो फिर आपको एक साल का और इंतजार करना पड़ता है। ट्रू। तो इसकी जर्नी में जो ना एक ये थोड़ा सा इश्यू है। हम्म। तो ये चीज इसमें हुई। तो तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बस, अब ये दो क्वेश्चंस और रह गए मेरे। एक तो आईकैप के बारे में बताएं कि आईकैप का आजकल क्या चल रहा है, सिलसिला, जो वो है ऑर्गेनाइजेशन एज स्ट्रक्चर, उसमें क्या है, आपका क्या रोल है, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? हाँ, असल में देखिए अलहमदुल्ला, आईकेएफ के साथ, क्योंकि
ICAP इज अवर पेरेंट बॉडी, और उसके ही वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। तो आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव फॉर दी ICAP, और जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे थे। तो आई सर्व ICAP काउंसिल फॉर 8 years। तो काउंसिल इज द मेन बॉडी जिसकी जो कि सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। और मैं तकरीबन 20 साल से जो है उसके एजुकेशन कमेटी का पार्ट हूँ, और अभी भी हूँ। हम्म। तो जहाँ जहाँ हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इस दफ़ा मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं जो आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और एजुकेशन पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का भरपूर किस्म का फायदा उठा रहे हैं वो। अपने स्टडी टेक्स्ट को जो है वो उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है। हम रिमोट प्रॉक्टरिंग भी कर रहे हैं ICAP के एग्जाम में। और दूसरा जो है अलहमदिल्ला ई मार्किंग पे जो है हमें बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है। तो हम ई मार्किंग कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट आ सकती है वहाँ पे ICAP जो है वो कर रहा है, अपने मेंबर्स के लिए बहुत कुछ कर रहा है। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ, तो अभी गालिबन रियाद में जो है ICAP ने एक जॉब फेयर किया था, जॉब फेयर नहीं बल्कि बिजनेस फेयर किया था, जिसमें हम आउटसोर्सिंग के लिए जो है अपनी ICAP के लोगों को प्रोजेक्ट कर रहे थे, ताकि वहां से जो हमें आउटसोर्सिंग का जो है वो काम मिले। अब ये सारी चीजें जो है ना उससे पहले कभी भी नहीं होती थी। अब ICAP जो है ये सारी चीजें कर रहा है, और मेरे ख्याल से नाउ ICAP इज ऑन अ वेरी साउंड फुटिंग, और बहुत अच्छे तरीके से जो है चीजों को इम्प्रूव कर रहा है। तो के जो अब LGBTQ का एक वो है, आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ओवर द इयर्स, ऐसे केसेस आए हैं जिनको आपको ऑब्वियसली आप डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते, आपको उन्हें केटर करना है। आप किस तरह से केटर कर रहे हैं उन्हें, और किस तरह से आप अपने सिस्टम में रहते हुए उनको इंटेग्रेट कर रहे हैं? नहीं सनिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि यहाँ पे इस किस्म के इश्यूज जो हैं वो इतने हम्म। डेवलप नहीं हुए हैं। जो आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कैम्ब्रिज का, हम्म। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ एथिकल इश्यूज हैं। तो हम्म। वहाँ पे इस किस्म के इश्यूज जो है वो अराइज होते भी हैं और हो भी सकते हैं। ओके। लेकिन लोकल सिस्टम में और आने वाले सिस्टम में जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म के कोई इश्यूज जो है वो, अल्लाह का करम है अभी फ्यूचर तक। में देख रहे हैं, फ्यूचर में देख रहे हैं इसके लिए क्योंकि अब वर्ल्ड इज मुझे चेंजिंग। मुझे जो ना वो देखें, क्योंकि क्योंकि जो इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं हम्म। तो वो तो टेम्पटेशन देंगे। लेकिन हम्म। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इसको प्रमोट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा हो सकता है तो ये कैमरे सिस्टम में के बच्चों के ऊपर ये इनका हाथ चल सकता है, बाकी अदरवाइज जो दूसरे सिस्टम है हम्म। उसमें मुझे लगता है कि दे विल बी हैविंग अ टफ टाइम, तो उनको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी मैसेजेस फॉर अस, हम लोगों के लिए और आपकी यंगर जो जनरेशन और अब जो अल्फा वल्फा आ रही है उनके लिए क्या आपके मैसेजेस हैं? समझे, देखिए मैं तो जो है ना पिछले तकरीबन 2 साल से बहुत वरी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसकी परेशानी इसलिए है, आई डोंट नो कि आपने अल्फा को कितना ऑब्जर्व किया हुआ है, क्योंकि मैं तो हर जनरेशन को जो है ना वो ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि उनका बिहेवियर थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल क्या है। तो अल्फा का जो बिहेवियर है ना, समझे, वो इतना अजीब सा हो गया है कि जो हमारा अभी इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो कैरिकुलम है, वो बिल्कुल भी जो है अल्फा को मैच नहीं करता। बिलीव मी, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर हम्म। रहा। वर्ल्ड वाइड जो है वो अल्फा के सिस्टम को मैच नहीं कर रहा, अल्फा की जो थिंकिंग है उसको मैच नहीं कर रहा। तो क्योंकि अल्फा के अंदर जो है ना वो रिटेंशन या वो है वो बहुत स्पैन इतना कम है। आप किसी भी अल्फा के जो छोटे बच्चे को जो है वो दे दें कि जो है ना कोई मोबाइल वगैरह या कोई एक्टिविटी, मेरा नहीं ख्याल है कि वो 5 मिनट से ज्यादा, अगर उसके पास इंडिपेंडेंस है तो 5 मिनट से ज्यादा जो है वो उस स्क्रीन के ऊपर या उस चीज को देखेगा, अनलेस कोई उसके कोई मतलब की वो फौरन जो है ना उसको चेंज करेगा। तो उसका जो रिटेंशन पावर है और उसका जो वो जो है, तो वो उसको देखते हुए चीजों को जो है बहुत चेंज करना पड़ेगा। इसी मैं चाह ये रहा हूँ, हालांकि मैं शेयर नहीं कर रहा था किसी से, लेकिन मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ। मेरी एक विश ये है कि कोई ऐसी क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस की जाए जिसपे मैं तकरीबन काफी काम मैंने किया हुआ भी है, और मेरा एक प्रोटोटाइप तैयार भी है। वो ये है कि अभी जो हमारी क्वालिफिकेशन है ना 5-5 साल की, किसी की 5 साल की है, किसी की 4 साल की है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आगे जाके जो है ये 5-5 साल की क्वालिफिकेशन जो है वो चल सकेंगी। इस वक्त जो है वो टाइम ऐसा है कि मैक्सिमम जो आपको कोई भी क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, चाहे CA हो या ACC हो या इवन MBA हो, ठीक है ना। तो MBA को छोड़ के चले, हम BBA की बात कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये 1.5 साल से ज्यादा की जो है ये कहानी बन रही है। तो मैंने 1.5 साल का कोर्स डेवलप किया हुआ है, और उसमें यह है कि उसमें CA का भी ब्लेंड है, प्रोफेशनल का भी, और ACC और CA तो दोनों तकरीबन मोर और लेस जर्नी उनकी एक ही है। इसी तरीके से BBA की जो जर्नी है उसको भी मैंने ब्लेंड किया हुआ है, और उसमें IT को भी ब्लेंड किया हुआ है। तो अगर ये 1.5 साल का कोर्स कोई भी कर लेगा तो वो IT में बिल्कुल परफेक्ट होगा इंशाल्लाह। और दो रूट्स थे, या तो मैं ऊपर जाऊं और यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊं, या फिर मैं नीचे जाऊं और ग्रास रूट से आऊं। तो आई ऑप्टेड फॉर द ग्रास रूट। तो मैंने पिछले तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर जो फिनलैंड का सिस्टम है एजुकेशन का, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने काम किया, और फिनलैंड की जो गवर्नमेंट है या उनके जो लोग हैं उनके तो मेरी तकरीबन 5-6 मीटिंग उनके साथ ऑलरेडी हो चुकी है।
और दे आर विलिंग टू कोऑपरेट विद अस। तो इस वक्त दुनिया के अंदर एक जापान का और एक फिनलैंड का, ये दो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि उनके यहाँ कोई एग्जाम्स नहीं होते, उनके यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ एक्टिविटीज कराई जाती है। और जो उनका बच्चा तकरीबन 7-8 साल के, ये 7-8 साल में, विद इन 5 years ऑफ देयर एजुकेशन, वो उतना आगे बढ़ चुका होगा कि, और उसका जितनी सोच है वो बहुत, तो अल्फा वालों को जो जरूरत है ना, वो वाले सिस्टम की जरूरत है। तो मैंने इरादा ये था, अगर इसमें भी अगर मौका मिलता है और होगा, तो उस फिनलैंड के सिस्टम को दो चीजें इसके अंदर और एडिट करना है। वन इज जो वेस्टर्न, जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। और बाकी जो है हमारा जो इस्लामिक कल्चर है, उसको कुछ हम्म। इंट्रोड्यूस करके, तो इन तीनों चीजों को मिला के और फिर अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें, तो हम्म। एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के अंदर एक नया एजुकेशन सिस्टम जो है होगा फिनलैंड बेस्ड। उसका हम्म। एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड बेस्ड होगा, और वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। लेकिन मैं उसके अंदर ना एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है कोई भी, तो मैं चाह रहा हम्म। हूँ कि थोड़ा सा एग्जाम का भी कोई टच आ जाए। हम्म। तो वो बहरहाल उसको कभी रिसर्च करेंगे। तो आपके अभी जो वो है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का जो बोर्ड वगैरह, उनसे आपके कनेक्शंस हैं क्या? आप उनके साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हो प्रोजेक्ट्स पे उस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ओवरऑल? देखिए, पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है ना, समझा, उस पे काम होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो भी करना होगा ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल अच्छी बात की थी कि आगा खान बोर्ड जो है, तो आगा खान बोर्ड के अंदर बहरहाल एक अपनी एक उनका, असल उनके यहाँ भी हायरार्की इतनी ज्यादा है उनके यहाँ पे, वो है दे आर फ्लेक्सिबल। बट बहरहाल उनको भी कोई चीज करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है ना, बहुत सारे उसके उसके साथ गुजरना पड़ता है, इतने आसान काम नहीं होता। लेकिन हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं, तो मेरे पास एक एडेड एडवांटेज ये है कि मेरा एक अपना पुराना स्टूडेंट भी है और कुलीग भी है। उसने जो है वो फिनलैंड सिस्टम को 6 साल जो है खुद ऑपरेट किया हुआ अच्छा। है कराची के अंदर, तो उसको उसको हम्म। पूरी की पूरी ओरिएंटेशन है। सेकेंडली उसकी, एक तो 6 साल उसने ये किया हुआ है। दूसरा यह है कि उसकी रिलीजियस थॉट बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग वो है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इसके पास हुआ है कि ही इज ऑल्सो पीएचडी इन एजुकेशन सिस्टम। हम्म। तो उसके साथ मेरी जो है ना लाइन अप हुआ हुआ है। लेकिन अगर कभी टाइम मिला और हम सीरियसली उसकी तरफ गए, तो मेरे पास टीम तो तैयार है, सिर्फ उसके ऊपर हम्म। काम करना है। और वो एजुकेशन सिस्टम जो है इंशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के बाहर भी जो है अल्फा वालों को बहुत हेल्प कर सकता है। तो थैंक यू सर। आपके जो है मैसेजेस तो हमने कुछ दिया ही नहीं, कोई कोई वो अल्फा के लिए बात कर ली आपने, हाँ हमारे लिए तो, कुछ कहें? हाँ नहीं, बस सिर्फ यही है कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपकी सक्सेस उसी वक्त होगा कि जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करें। आपकी प्रोडक्ट जो है, देखिए आप सेल उसको कर सकते हैं, किसी को अपनी जगह पे लेके तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, तो आप जो भी काम करें ना, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कहते हैं मैंने ग्रो करना है, हम्म। तो आप ग्रो आप उस सूरत में करोगे कि जब आप, आपके एम्प्लॉयर को ये पता चल जाएगा कि आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो जो दूसरा नहीं दे सकता। हम्म। ठीक है ना? तो उसके लिए थोड़ी सी सिंसियरिटी, देखिए आपको 8 घंटे काम तो करना ही होता है, तो क्यों नहीं आप थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ काम करें। आजकल आप खुद देख लें संज्ञा, कि मेरा ख्याल है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू सम एक्सटेंट, कि हम थोड़ी देर जो है ना वो बैठ नहीं सकते। थोड़ी देर होती है तो हम फौरन मोबाइल को खोल लेते हैं, और जब मोबाइल को खोलते हैं तो मोबाइल के अंदर जो फिर आप अंदर चले जाते हैं, तो जो हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो वेस्टेज जो है, अगर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉईज हम्म। जो है, वो अगर टाइम हम्म। को कम से कम वेस्ट करें, तो उनकी ग्रोथ आप देखिए कैसे हो सकती है। तो हम्म। ये चीजें जो है ना, ऑनेस्टी जो है वो होना जरूरी है। आप प्रोडक्ट अपनी अच्छी, आप कोई हम्म। भी काम कर रहे हैं, वो हम्म। ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे इसको वाकई ही जो है अप्रिशिएट करें, और थोड़ी सी डिफरेंट भी होनी चाहिए। सही। तो मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा एसीसीए जो है वो पहले इतना सक्सेसफुल नहीं था। हम हम्म। कोशिश ये करें, और अभी भी मैं ऑनेस्टी के साथ ये समझता हूँ कि हमारे पास अभी भी 50% ज्यादा की गुंजाइश है। और हम जैसे इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी को जो है मजीद इंप्रूव कर देंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेस्टिंग सिस्टम जो है, तो अगर जैसे ही मैं अपने टेस्टिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और वो ऑटो पे चले जाता है, और विद इन 5 मिनट्स बच्चों को इसकी मेंटरिंग मिल जाती है, तो उसके बाद जो बच्चों की परफॉर्मेंस होगी, वो हम्म। मैं नहीं खा कि इसके पैरेंट कोई और हो सकते हैं। हम्म। तो ये चीजें हैं जो ना, आपको चीजों को अडॉप्ट करना, आजकल की जो नई चीजें हैं, अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करते, जितनी तेजी हम्म। से चीजें चल रही हैं उसको आप अडॉप्ट नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी, चाहे हमारी एज का हो या यंग एज का हो, हम्म। वो कामयाब नहीं हो सकता। तो कामयाबी के लिए जो है, एक ही वर्ड अगर मैं आपको आखिरी में कहूँ, तो हम्म। अडोप्टेबिलिटी जो है जरूरी है। इफ यू डोंट अडॉप्ट एनीथिंग, तो हम्म। मेरे ख्याल से कि आप बहुत जल्दी जो है, विद इन 6 मंथ यू आर ऑप्शन। सही। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर। आपने इतना टाइम दिया और वो किया, और ये आई एम श्योर बच्चे भी बातें सुनेंगे आपकी, और सीखने का भी मौका मिलेगा। और हमारे लिए ये एक ट्रेजर है सारा आपका, जो भी आपने हमें बताया है। लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं होता, इंसान का चलता रहता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, एक आपके साथ ये बैठने का मौका मिला, और हमने काफी कुछ सुना और सीखा आपसे। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो